एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर में कवर किया था इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर, जिसके अंदर हमने नेशनल प्लानिंग काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उनके चेयरमैन वगैरह वो सब समझे थे। 5 ईयर प्लान्स कितने होते हैं और अभी क्या चल रहा है वो चीज भी मैंने आपको बता दी थी। आज हम अपने अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम्स। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उनके क्या बेनिफिट एडवांटेजेस वगैरह होते हैं, वो सब हम इसके अंदर कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब शुरू करते हैं अपने इकोनॉमिक सिस्टम वाले चैप्टर के साथ। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर बाय नेचर स्कार्स एंड हैव डिफरेंट ऑल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे पास वो स्कार्स होते हैं, ये तो सबको पता है। हमारे पास कोई भी चीज इंडेफिनिट इनफाइनाइट नहीं है। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, सब कुछ लिमिटेड लिमिटेड ही है। लेकिन हमारी नीड्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एंडोमेंट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया है ह्यूमन और इकोनॉमिक जो अपनी सिस्टम्स हैं उनको लेकर, वो किसके नतीजे हैं? वो नतीजे हैं कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, प्रोडक्शन, इन सबसे रिलेटेड। इनसे बचने के लिए, इनको दूर करने के लिए इस तरह के फ्रेमवर्क क्रिएट करे गए हैं। Institutions created with these problems are vested with decision making power available in the particular economic system। अब कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है जिनके पास रिसोर्सेज की पावर होती है, जैसे नेचुरल रिसोर्स हो गया या कैपिटल या फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, तो उन चीजों में ये प्रॉब्लम्स जो है वो इनहेरेंट होती हैं उनको। लेकिन और इन प्रॉब्लम्स के चलते ही हम उनको डिसीजन मेकिंग का काम भी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा नेगेटिव एनवायरमेंट क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। किसी भी जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया गया या नहीं किया गया, वो सक्सेस है या फेलियर है, उसका जो इस तरह से गवर्न किया जाता है वो किया जाता है इकोनॉमिक सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट से। जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, उस तरह की चीजें हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? वो एक इंडिकेटर्स थे। अगर ये फुलफिल हो रहे हैं, ये सक्सेसफुल है, तो हमारा एनडीसी भी एक तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, जिस पर्पस के लिए उसको डेवलप किया गया था, बनाया गया था, उसके अंदर सक्षम है। सिमिलरली यहां पर भी कहा गया है कि इकोनॉमिक सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइक इंडस्ट्री, लाइक ह्यूमन या रिसोर्सेज या कुछ और, वो सब इंडिकेटर्स होते हैं कि जो उनको गवर्न कर रहा है उन इकोनॉमिक सिस्टम्स को, वो अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर कितना सक्सेसफुल है। Environmental factors are the byproduct of economic system and effectiveness of these factors is determined by the variable available in the country। तो जो environmental factor होते हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो सभी, जिसका मैंने आपको चार्ट भी टेलीग्राम के लिंक पर दे रखा है, तो वहां जाइए, उस चार्ट को देखिए, उस चार्ट के बाद इस टॉपिक को फिर से स्टार्ट कीजिएगा ताकि आप रिलेट कर पाए कि एनवायरनमेंट की बात किस कंटेक्स्ट में यहाँ पर की जा रही है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसका नेचर क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है वो भी समझेंगे आने वाले टाइम में, जो कि यहाँ पर बताया भी गया होगा। डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, क्राइटेरिया दिया है, तो आइए धीरे धीरे करके इन सबको कवर करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस which a given people, a nation or a group of nations have chosen or accepted as the means through which their resources are to be utilized for the satisfaction of human wants। यानी कि ऐसी संस्थाएं जो लोगों द्वारा चुनी गई हैं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो उन लोगों की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई कर सके। फिर से कहता हूं, इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी संस्थान है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो या पूरा एक नेशन हो, जो लोगों द्वारा बनाया गया है। लोग तो बेसिकली लोग ही होते हैं ना, नेशन में भी तो लोग ही होते हैं, और अगर इकोनॉमिक यूनियन की बात करें तो वहां पर भी लोग ही होते हैं। लोगों द्वारा बनाया गया है, लोगों के रिसोर्सेज प्लस नेचुरल रिसोर्सेज या जो भी रिसोर्सेज ऑल इन ऑल अवेलेबल हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करे, मैक्सिमम प्रोड्यूस करे, ताकि उन्हीं लोगों की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई की जा सके। बहुत सिंपल सी बात। Actually, society and its institutions are man-made and are molded and remolded constantly due to continuous and smooth change available in the society। तो बदलाव जो है वो इनके अंदर कंटिन्यूसली आते रहते हैं, कुछ सोसाइटी की वजह से। ये फिर से एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात आ गई कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो किस तरह हमारे बिजनेस या इकोनॉमिक, एक बिजनेस भी तो एक इकोनॉमी है ना, माइक्रो इकोनॉमी। तो आप ब्रॉड माइंडेड लेके चलेंगे चीजों को तो जल्दी समझ में आएंगी। यहां पर बात बिजनेस की जाए तो समझिए एक इंडिविजुअल फर्म यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और यहां पर बात किसकी की जा रही है? सोसाइटी के द्वारा जो चेंजेस लाए गए हैं, जो सोसाइटी इंपैक्ट करता है। और सोसाइटल एनवायरनमेंट किसका पार्ट था? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। एक्सटर्नल में भी किसका? मैक्रो एनवायरनमेंट का। तो ये चीजें आप अगर जितने ब्रॉड कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे उतनी आपको इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। मोर ओवर, इकोनॉमिक सिस्टम आर ऑल्सो मैन मेड, इंसान द्वारा ही बनाए गए हैं, मैंने आपको बताया था पहले ही।
These systems are governed and determined by the aspiration of people, यानी कि लोगों की जरूरतें, लोगों की इच्छाएं, लोगों की wants and needs, लोगों के विजन, उन सबको मिलाकर यह बनाया जाता है क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। They arise neither from the operation of natural resources nor from the dictation of supernatural power. They arise and are modified time and again by the laws which have passed, the decrees which authoritative agencies issue, the decision which judicial agencies laid down, the contractual arrangements which people set up among themselves, the customs and habits which people develop, and people's opinion as to what is right and what and the wrong way, the good or the bad of doing something। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना तो वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऑपरेशन से, देखो यहां पर ही उन्होंने पहले एक बात कही थी, इकोनॉमिक सिस्टम आर मैन मेड, उसी के कॉन्ट्रारी यही यही कह रहे हैं, मतलब उसी के कोरस्पॉन्डिंग यही कह रहे हैं कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज के ऑपरेशन से इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बनता। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक सिस्टम। पेड़ का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। समझ रहे हैं बात को? कोई चीज, कोई नेचुरल रिसोर्सेज खुद में कोई चीज क्या करती है, दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक सिस्टम। उस चीज को हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। और वो गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, लोगों की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से बनाए गए कानून और कस्टम्स, जो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो ना तो सुपर नेचुरल पावर, कोई भूत प्रेत तो आने नहीं वाला, ना नेचुरल रिसोर्सेज खुद से कुछ प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दे अराइज एंड आर मॉडिफाइड, वो बनते हैं और बदलाव किए जाते हैं बार बार, किन, उन कानूनों के द्वारा, उन अथॉरिटेटिव एजेंसीज के द्वारा जो लोगों द्वारा बनाई गई है। बात सिंपल है और कुछ भी नहीं है। ये फिर से उसी को जो है रिफ्रेश करके लिखा गया है थोड़ी और सोफिस्टिकेटेड भाषा में, कि एक ऐसी संस्थान जो लोगों ने बनाई नेचुरल रिसोर्सेज या कोई भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, ताकि उनके लिए उनकी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई की जा सके थ्रू प्रोडक्शन। सिंपल। सम इंडिविजुअल्स आर वेरी डोमिनेटिंग एंड इफेक्टिव एंड पोजेसेस लीडरशिप क्वालिटीज। तो ये सब उसी को समझाने के लिए जो है यहां पर बताया गया है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम को डिटरमाइन किस तरह से किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं जिससे हम इकोनॉमिक सिस्टम्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम्स आर फॉर्म्ड ईदर बाय इवोल्यूशन और रेवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है टाइम के साथ साथ जो हमारे में ग्रोथ हो रही होती है। जैसे आप बच्चे थे, धीरे जैसे जैसे साल बढ़ते गए आप इवॉल्व होते गए एक बेटर ह्यूमन बीइंग के अंदर। सिमिलरली इवोल्यूशन इसी तरह का होता है। जैसे ह्यूमन जो एवोल्यूशन था वो क्या था, चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन दिया था उसमें क्या था, उसके अंदर यही तो था कि पहले जो है हमारे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, यानी एक बैक्टीरिया सिंगल सेल्यूलर, वो मल्टी सेल्यूलर हो गया, उसके बाद वो धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, फिर हम कभी किसी टाइम पर जो है थोड़े एक तरह के दिखते थे, यानी कि जो है हमने मंकीज टाइप उस तरह के दिखते थे, फिर थोड़े इवॉल्व होते गए। फिर जैसे ही फायर का इन्वेंशन हुआ, विच इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, उसके बाद जो है प्रोग्रेस और बढ़ती गई। तो दैट इज इवोल्यूशन, यानी कि या तो समय के साथ बदलाव होते रहे, या रेवोल्यूशन, या कि जबरदस्ती वो चीज करवा ली जाए, यानी कि या तो समय के साथ चेंज हो जाए या चेंज करवा दिया जाए। तो दो तरह की चीजें यहां पर कह दी, या तो तू खुद बदल जा या मैं तेरे को जबरदस्ती बदल दूंगा। तो उस तरह का यहां पर कंटेक्स्ट इस्तेमाल किया गया है। द हिस्टोरिक कल्चरल सोर्सेज ऑफ इट्स पीपल, आइडियल्स, डिजायर एंड एटीट्यूड्स। तो ये कुछ कंस्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं, डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं कि हिस्ट्री क्या कहती है, कल्चर कैसा था, लोगों के आइडियल बिलीफ यानी कि उनका एटीट्यूड, उनका बर्ताव कैसा है, वो सब चीजें यहां पर देखी जाएंगी। इट्स नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग क्लाइमेट, यानी कि जो क्लाइमेट है हमारा, मैंने बताया नेचुरल रिसोर्सेज भी। तो इकोनॉमिक सिस्टम में कोई भी रिसोर्स, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे कुछ किसी भी तरह का रिसोर्स हो जो कैपिटल एप्रिसिएशन में मदद कर सके, जो आपकी कोई भी एक नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सके, वो क्या बन जाता है, आपका रिसोर्स बन जाता है। लेट इट बी योर कंप्यूटर सिस्टम, लेट इट बी योर मोबाइल, इफ यू आर यूजिंग इट इन अ प्रोडक्टिव वे देन योर मोबाइल फोन इज योर रिसोर्स। तो वही चीज यहां पर कही गई है। The philosophies which some of or many of its people possess and advocate, जो लोगों द्वारा फिलोसफीज दी गई हैं टाइम टू टाइम, कुछ लोग हैं जो फिलोसफीज देते रहते हैं, जो गाइड करने में मदद करते हैं सोसाइटी को, उनको दिशा दिखाने में, उनके निर्देश करने में जो है मदद करते हैं। तो ऐसी फिलोसफीज जो है वो भी हमारे में डिटर्मिनेंट है। द पास्ट एंड प्रेजेंट थियोराइजिंग ऑफ इट्स पीपल ऑन हाउ टू अचीव चूजन आइडियल्स एंड गोल्स। तो हम जो है हमारे पास जो पौराणिक तथ्य हैं, जैसे पास्ट के जो हैं कुछ, उनको लेंगे, प्रेजेंट में जो चीजें चल रही हैं उनको लेंगे, उनके बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि लोग जो हैं क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं, क्या वो उनको चाहिए, वो सब चीजें डिटरमाइन की जाती हैं इनके द्वारा। ट्रायल एंड एरर्स ऑफ द पीपल इन सीकिंग इकोनॉमिक एंड। तो ट्रायल एंड एरर बेसिस किया जाता है, आप मल्टीपल सोर्सेज चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल
या अगर मैं करियर की बात करूं आपको लेकर, तो आप जो है कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई मैं एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंसी ट्राई कर लूं, वो हो गया तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं हो रहा तो मैं एमबीए ट्राई कर लूं, एमबीए हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हो गई तो दीज आर ट्रायल एंड एरर्स। तो आप चेक कर रहे हैं, आप ट्राई करके देख रहे हो मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस, जो आपके ऊपर चल रहा है वो आप उसको अवेल कर रहे हो फाइनली, और जो नहीं चल रहा वो आपका एरर हो जाता है। तो उस तरह के ये चीजें भी आपकी डिटर्मिनेंट बनती हैं। आइए देखते हैं क्राइटेरिया क्या रहता है एक इकोनॉमिक सिस्टम का। इकोनॉमिक सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इनसे अलग है, बट एट द सेम टाइम वो इनसे बड़ा भी है, क्योंकि ये सारी चीजें अल्टीमेटली किसके अंदर आ जाती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी जैसे भारत है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं इनकलकेट और इंटर रिलेटेड रहते हैं, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम हो हमारा। एज देयर ऑब्जेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशंस आर डिफरेंट। बेसिकली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटीज इज मोर और लेस द सेम, because they are governed by similar production process, same means of transport and communication, same source of energy and similar resources। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप अगर कभी रिलोकेट करते हैं तो भी आपको इतना डिफरेंसेस, आपको अडेप्ट करने में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं पुराने वक्त की बात करूं, जब गाड़ियां कम हुआ करती थी, जब ट्रांसपोर्ट जो है काफी इन फैंसी स्टेज पे था अपना, तो शहरों में तो मुझे टैक्सीज, गाड़ियां वगैरह मिल जाया करती थी। लेकिन बाई चांस अगर मेरी पोस्टिंग किसी गांव में हो जाए, तो वहां पर जो है ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, वहां पर जो है ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग इस्तेमाल किया जाता था। तो उस तरह से अडेप्टेबिलिटी और ये सब चीजों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी। टाइम अडेप्ट तो आप कर लेते थे, बट इट टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। अभी क्या होता है, अभी डजेंट मैटर, आप चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे, रिसोर्सेज आपके बिल्कुल बराबर है, सेम ट्रांसपोर्ट होगा, सेम जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, सेम आपके जो है और भी तरह की चीजें रिसोर्सेज होंगी। तो वही यहाँ पर कहा गया है, मोबाइल फोन गांव में यूज होते हैं, आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी, एसी, कूलर, वो सब गांव में यूज होते हैं, इंडक्शन चूल्हे होते हैं या किसी और तरह के जो मॉडर्न आजकल कुकवेयर आ रखे हैं वो गांव में होते हैं। तो वट एवर दैट इज अवेलेबल इन द अर्बन एरिया इज ऑल्सो अवेलेबल इन आवर रूरल एरियाज। तो अब जो है ये एक जो ब्रिज था, एक गैप था, वो कवर हो चुका है, बेटर रोडवेज बन चुकी हैं, हर चीज जो है अब अच्छे से हो गई है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो यही कह रहे हैं कि ऑफ अ सोसाइटी इज मोर और लेस द सेम। तो अब चाहे आप कलकत्ता चले जाएं, वहां पर हाँ वो कल्चर अलग चीज हो गई, वो तो कह ही रहे हैं कि सोशल रिलीजियस वो थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट, बट मोर और लेस चीजें जो है वहां पर सिमिलर रहती हैं, गाड़ियां ही वहीं देखने को मिलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि कलकत्ता अगर या हैदराबाद या बेंगलोर अगर आपको अपनी जॉब के लिए शिफ्ट होना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो आपको गाड़ियां वगैरह मिलती हैं और वहां पर आप जाएंगे तो आपको एज अ टैक्सी एरोप्लेन देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉमन चीजें रहती हैं थ्रू आउट। इन प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट देर आर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम बट डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम वन अनदर। तो कुछ कुछ आज के टाइम में इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स बन चुके हैं अलग अलग तरह के, जो क्या नाम है, पर्पस एक ही सॉल्व करते हैं, कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने का, बट उनके तरीके जो हैं वो करने के, उनकी कंजम्पशन, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के, वो थोड़े अलग अलग हैं। तो इनके बेसिस पर डिवाइड किया गया है डिग्री ऑफ ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन के ऊपर कितनी ओनरशिप है, उसको उसकी डिग्री के ऊपर, उसके लेवल के बेसिस पर। नेचर एंड फॉर्म ऑफ फंक्शनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो ये तीन चीजें हैं, ये क्लासिफिकेशंस हैं, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमारी जो इकोनॉमीज है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो क्लासीफाई की गई है। क्या? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारा इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म क्या है? यूएसए, जहां पर जो है मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो कौन कंट्रोल करता है? कैपिटल यानी कि सॉरी कैपिटलिस्ट यानी कि बिजनेस। वहां पर गवर्नमेंट जो है मार्केट के अंदर या किसी भी उस तरह की बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करती। सिमिलरली सोशलिज्म, जैसे हमारी चाइना है शायद सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो एंटायरली वही उनका जो है प्रोडक्शन प्रोसेस है या प्राइस डिटर्मिनेशन है, सब कौन तय करता है? कंज्यूमर। हमारी इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि कुछ पार्ट गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और कुछ जो है प्राइवेट ओनरशिप या पब्लिक ओनरशिप के काम, तो उस तरह से दोनों हाथ मिलाकर काम किए जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि करके कि कैपिटलिज्म क्या है। Capitalism is purely an economic concept and can be combined with entirely different political, religion, family, educational and other institutions। यानी कि एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है प्योरली, यानी कि ये कैपिटलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ओरिजिनली हमारे जब अर्थशास्त्र बनाया गया था, जो चाणक्य नीति के अंदर जिन कौटिल्य जी ने या चाणक्य जिनको आप बोलते हैं उन्होंने बनाया गया था, तो उस वक्त जो सबसे पहली चीज जिस हिसाब से उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप किया था, फ्रेमवर्क रखा था, वो कौन सा था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ही था। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि प्योरली एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कोई भी मिलावट या जैसे मिक्सड है वो मिलावट की गई है, उस तरह से नहीं है। कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फीचर्ड 13 द फीचर्ड the private ownership and the use of private profit of man made and natural made capital। ये डेफिनेशन को रहने देते हैं, ये पढ़ते हैं।
द कैपिटल सिस्टम इज वन कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं वही कह रहा हूं, ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी वो वाली है जिसके अंदर डिग्री ऑफ जो आपकी प्रोडक्शन है, डिग्री ऑफ ओनरशिप ऑन मींस ऑफ प्रोडक्शन, ये किनके हाथों में रहती है? प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में रहती है। जैसे यूएसए, वहां पर जो आपके रिसोर्सेज है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती है। इट इज सोलली इन दी हैंड्स ऑफ जो कैपिटलिस्ट अपनी इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे ये अपने एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, दोज आर द बिग प्लेयर्स इन डिटरमाइनिंग द मार्केट ऑपरेशंस ऑफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वही चीज यहां पर बता दी है। कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिविलाइजेशन means the particular stage in the development of industry and legal institution in which the bulk of workers find themselves divorced from the ownership of the instruments of the production in such a way as to pass into the position of the wage earner whose subsistence and security personal freedom seem dependent on the will of a relatively small proportion of the nation। यानी कि कहने का मतलब है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर एक एम्प्लॉई या एक वर्कर खुद जो है अपने आप को नॉट डू नॉट कंसिडर हिमसेल्फ एज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट कंसिडर हिमसेल्फ एज अ स्लेव या वेज वर्कर, कि उसको तनख्वाह मिल रही है, वो काम कर रहा है, तनख्वाह मिलनी बंद, काम करना बंद। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर की जाती हैं। और जो प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज हैं जितने भी, वो किसके हाथ में है? प्राइवेट ओनरशिप के, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में रहते हैं। फीचर्स देख लेते हैं कैपिटलिज्म के। राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? राइट वेस्टेड इन एन ओनर एंड प्रोटेक्टेड बाय द सोसाइटी। द ओनर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हिम। यानी कि इसके अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी तेरी है, ये प्रॉपर्टी उसकी है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से कहने का यही मतलब है, यहाँ पर प्राइवेट जो है ओनरशिप वो की जाती है, इन्वॉल्व की जाती है रिसोर्सेज के ऊपर। लैंड है, पानी है, ये कुछ भी है, जो भी रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं, ह्यूमन है, मेरे एम्प्लॉइज, मेरी जमीन, मेरी फैक्ट्री, वो सब चीजें यहाँ पर रखी जाती हैं। Besides, the factor of production are owned by private individuals. They are also the owner of firms and factories. फिर आते हैं फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस। 3 डायमेंशन है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रीडम ऑफ टू यूज वंस प्रॉपर्टी। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं कि मैं फ्रीडम कर सकता हूं किसके लिए? एंटरप्राइज में आने के लिए। मैं फ्रीडम है मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, और तीसरा है फ्रीडम है मेरे को अपनी ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए। कंज्यूमर सोवरेनिटी। एवरी कंज्यूमर एंजॉयज द फ्रीडम टू हैव द कमोडिटीज एंड द सर्विस दैट ही विशेस टू कंज्यूम। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट रहता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती नहीं है। सो दे आर सोलली ड्रिवन बाय द फैक्टर कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। एब्सेंस ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान। इसके अंदर कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान की जरूरत नहीं होती। इंडिविजुअल्स जो है, फर्म अपने अपने इकोनॉमिक प्लान अलग से डिवाइस करती हैं इंस्टेड ऑफ अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान, जैसे इंडिया में चलता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर लीड्स टू इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो वही बात है, आपकी जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज आपको उतने ही ज्यादा पैसे देंगी। अब जैसे ऑन द कॉन्ट्रारी आप देखेंगे कि जो अपने मैं एक जगह गया था ऑडिट के लिए एक बार, वहां पर मैंने देखा जो वहां पर पियोन थे, उनकी जो सैलरी थी, आई वाज शॉक्ड टू लुक एट द सैलरी उनकी स्लिप्स की। ही वाज अर्निंग 62,000 ग्रोस एज, मतलब इन हैंड सैलरी थी उनकी 62,000। इट वाज अ गवर्नमेंट ऑफिस, वहां पर जो काम करते थे एज अ पियोन, काफी सालों से जुड़े हुए थे। सो अभी फिलहाल उनकी तनख्वाह जो थी 62,000 के अराउंड थी इन हैंड। और ये तो इन हैंड बता रहा हूं मैं, इनको कट के इतनी मिलती थी, यानी कि जो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हैं वो होने के बाद। ऑन दी अदर हैंड उसी फर्म, उसी कंपनी के अंदर जो और चार्टेड अकाउंटेंट्स थे, जो नए रिक्रूट्स किए गए थे, उनकी तनख्वाह जो है 50-55 के अराउंड होवर कर रही थी। तो ये डिस्पैरिटी जो है जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज है उनके अंदर कम की जा सकती है, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में ये ज्यादा बहुत होती हैं। जैसे आप इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप जो है क्या नाम है अपना, एक बीटेक है या कुछ और है, आपको जो सैलरी है आपके स्किल्स के बेसिस पे दी जाएगी इंस्टेड ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या वो सब चीजें। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट क्लियरली डिफाइंस कि आप पियोन है एंड यू आर जो है मैनेजर वगैरह की लेवल है, उस तरह की चीजें जो है हैव्स एंड हैव नॉट्स यहाँ पर बात की जाती है। रोल असाइन टू एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर प्लेज वाइटल रोल अंडर दिस इकोनॉमिक ऑर्डर। तो वही बात मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो सारी ओनरशिप है वो किसके हाथ में होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके हाथ में कमान होती है। वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, वही मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को जज करते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेयर या पब्लिक जो है कोई इंटरफेयर नहीं करती, पब्लिक सिर्फ कंज्यूम करती है। कंपटीशन है, कंट्रोल विद रिस्क है, और रेट ऑफ प्राइस सिस्टम है। उसके बाद मेरिट्स पे आ जाते हैं। यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होती है तभी तो प्राइवेटाइजेशन की जाती है। आप, मैं बता रहा हूँ नेशनल जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, जो जिसके अंदर 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है
6 लाख करोड़, सॉरी, थ्रू प्राइवेटाइजेशन अर्न करने की सरकार की प्लानिंग है। तो वो किस तरह की जाएगी? वो प्राइवेटाइजेशन किस चीज की? जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, जैसे हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, आपकी एयरलाइंस हैं, आपकी रेलवेज हैं, तो उस तरह की चीजें जो है वो उसके अंदर कवर की जाएंगी। उनके ऑपरेशंस को प्राइवेटाइज किया जाएगा। कंट्रोल स्टिल वुड बी इन दी हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, बट उनके ऑपरेशंस जो है प्राइवेट इंडिविजुअल संभालेंगे। तो जैसे ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात आती है, तो मैंने बताया आपको, वहां पर आपको तनख्वाहें इंस्टेड आप जो है डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा होती है। आप काम करेंगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी, आप काम नहीं करेंगे तो बाय बाय टाटा। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। तो इससे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से हो सकती है, वर्किंग ऑटोमेटिक हो सकती है, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी आ सकती है, प्रोस्पेरिटी इकोनॉमिक्स में आ सकती है। वही चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं। कुछ लिमिटेशन है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, जिस तरह आप यूएसए में देख रहे हैं। तो यूएसए में क्या है, मैंने बताया ना आपको कि कंज्यूमर जो है वो सिर्फ कंज्यूम करने के लिए बिठा रखा है उसका, और कोई जो कंज्यूमर इज द किंग, उस तरह की जो टैगलाइंस हैं या स्लोगन्स हैं वो वहां पर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट की प्राइस रखना, मार्केट डिमांड को देखना, सप्लाई देखना, वो सब किसके हाथ में होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है, कैपिटल ओनर्स के हाथ में होता है। तो वो जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, कंज्यूम करना ना करना वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो, दैट इज। तो वो चीज जो है की जाती है। वेस्टफुल कंपटीशन है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, डिफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। उसके बाद आते हैं हम सोशलिज्म के अंदर, कि सोशलिज्म क्या होता है। जो आपके नेशनल एसेट, यानी कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म्स हैं या नेशनल एसेट्स हैं, वो किसके द्वारा अर्न किए जाते हैं? स्टेट या पीपल के द्वारा अर्न किए जाते हैं, पब्लिक के द्वारा। अंडर सोशलिज्म द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, यानी कि जो स्टेट है, गवर्नमेंट इन प्लेस है, या जो पीपल रिप्रेजेंटेशन पार्टी है, जो भी है, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन आर ऑल्सो गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, की जो रिसोर्स हैं वो कितने कहाँ देने हैं, कितने यूटिलाइज करने हैं, एलोकेट करने हैं, वो सब किसके कंट्रोल में होता है? अपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना मतलब पब्लिक के कंट्रोल में होना। ऑल रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक ओनरशिप। वही है यहाँ पर। आइए इसके जो है हम फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ वही चीजें बार बार घुमा फिरा के दे रखी हैं। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स आर ओन्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। फीचर्स पे आते हैं। सोशल ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो वो तो बता ही दिया कि पब्लिक ओनरशिप होती है। प्राइवेट ओनरशिप किसमें थी? कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म में क्या था? प्राइवेट ओनरशिप थी। सोशलिज्म में क्या था? सोसाइटी ओनरशिप या पब्लिक ओनरशिप की। जो नेशनल एसेट्स हैं हमारे, वो या नेशनल रिसोर्सेज हैं कोई भी, वो किसके कंट्रोल में है? कौन रेगुलेट करता है उनको? गवर्नमेंट या पब्लिक। प्रोडक्शन आर वेस्टेड इन स्टेट, सो द स्टेट में प्रोवाइड वर्क फॉर एवरीबडी। सेंट्रल अथॉरिटी होती है इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी है। और अगर नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल एसेट्स अगर गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर ही हो जाते हैं। फिर स्टेट एंटरप्राइजेज आ जाते हैं, जो आपके जैसे जो एंटरप्राइजेस हैं जितने भी, वो किसके द्वारा ओन किए गए हैं? स्टेट के द्वारा ओन किए गए हैं। जैसे जो आपके नगर निगम होते हैं, उस तरह की चीजें, वो सब भी इसके अंदर आती हैं सोसाइटी, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैंने आपको बताया ना कि एक पियोन और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, हाँ, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी सैलरी इतनी हुई है, बट अगर आज हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं, तो वो भी 62,000 पे है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी 55-60 हजार के जो है मंथली पैकेज के ऊपर लगा हुआ है। तो वो चीज यहाँ पर है कि इक्वालिटी क्रिएट की जा सकती है किससे? एक सोशलिस्ट इकोसिस्टम से या इकोनॉमिक सिस्टम से। क्लासलेस सोसाइटी, क्लास है ही नहीं इसके अंदर। सोशल डेवलपमेंट बिल्कुल है, सबका जो है इस चीजों से डेवलपमेंट हो सकती है। ये कुछ मेरिट है। इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन है, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है सोसाइटी की, उसको एक साथ लेकर चला जा रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब आप इसे एग्जाम्पल लगा सकते हैं। जो चाइना है वो प्योर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ओन करती है, रेगुलेट करती है। तो आप देख रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट इसलिए चीपर भी होते हैं। तो वही चीज है, आपके पास जो आज अगर मान लीजिए कोई 10-20 हजार में अच्छा खासा मोबाइल फोन है, तो दैट इज ओनली थैंकफुल कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बहुत अच्छे से फायदा उठाना जानती है। वो अच्छे से अपने प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर, उनकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन इतनी ह्यूज है कि दे डोंट केयर अबाउट मार्जिन। तो मार्जिन उनके पर डिवाइस कोई भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे कोई और चीज हो, वो बहुत बेयर मिनिमम रखे जाते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर की जा रही है। सोशल जस्टिस हो जाता है, सबको बराबर देखा जाएगा, तो सोशल जस्टिस अपने आप मिल जाएगा। ये कुछ डीमेरिट है। स्टेट कैपिटलिज्म बन जाती है, एसेंस ऑफ पर्सनल लिबर्टी मिल जाती है कि मैं तो कुछ भी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, वो सब जो है चीजें यहाँ पर गवाई जाती हैं, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास यहाँ पर पावर नहीं होती है। एसेंस ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी, सोशलिज्म एंकरेजिंग ओनली दोज कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन विच इंक्रीज द लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि जो पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में मदद करेगा, सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जैसे चाइना में किया जाता है कि कंज्यूमर गुड्स जो है उनको सस्ते रेट पे प्रोवाइड किया जाए, ना कि कैपिटलिस्ट में। जैसे मैं आपको बता दूं, आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, कितने शाओमी के फोन्स खरीद सकते हो आप एक आईफोन के बदले?
एक आईफोन कितने का आता होगा? 70-80 हज़ार का, जब नया नया लॉन्च होता है। मान लीजिए 80 हज़ार का आता है, ठीक है। और एक शाओमी का ठीक ठाक सा फोन कितने का आ जाएगा? 20 हज़ार का। चार शाओमी के फोन, यानी कि अगर मान ले ऑन एन एवरेज मैं भारत की जनता लेकर चलूं और परिवार की बात करूं, तो एक परिवार में 3 या 4 लोग, 5 लोग होते हैं। आप पूरे परिवार वालों को 4 फोन दे सकते हैं सिर्फ एक आईफोन के बदले में। तो आप वो चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर फोकस किस पे रहता है कि सब जो है, सबका अपलिफ्टमेंट हो इंस्टेड ऑफ किसी एक का। और कैपिटलिस्ट में अप्रोच उल्टी है कि भाई 80 हज़ार का एक फोन बिकेगा पर लेना पड़ेगा, वो चीजें हैं जो वो की जाती हैं। तो उस तरह की चीजें यहां पर होती हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है किसके? कैपिटलिस्ट की। कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट मोटिव होता है, यहां पर क्या? सोसाइटी का वेलफेयर मोटिव होता है। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब देखो, ब्यूरोक्रेसी तो हमारे इंडिया में है ही। अब जो एक्चुअली होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ एन जो इलिटरेट लोग हैं, जैसे हमारे नेतागण हैं। नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट लोग भी हैं, जैसे पीयूष गोयल जी हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं, अपने शशि थरूर जी हैं, या उससे पहले कपिल सिब्बल जी हुआ करते थे, अपने मनमोहन सिंह जी हैं, प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, अब्दुल कलाम जी हुआ करते थे। सो दोज वर इंटेलिजेंट लीडर्स, ठीक है। बट कितने हैं? व्हाट इज द प्रोपोर्शन? मेरे ख्याल में अगर मान लीजिए 100 पॉलिटिकल लीडर्स की बात करूं, मुश्किल से 10-15 लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में पढ़े लिखे हैं, जो एक्चुअली में वहां पर जहां उनको पोस्ट मिली है उनके ऊपर डिसीजंस लेने में सक्षम है। अदरवाइज कोई तो योगी आदित्यनाथ जी को बात कर लीजिए, उनके जो हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का इतने ज्यादा हैं। सिमिलरली अमित शाह जी हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे, तो वो चीजें हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, इनके नीचे कौन काम करता है? इनके नीचे काम करते हैं आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स। अब जो एक्चुअली इस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने में सक्षम हैं, जो लोग जिनको ट्रेनिंग दी गई थी, जिनको जो इतने पढ़े लिखे थे, अब यूपीएससी आईएएस जो है क्वालिफाई किया है किसी बंदे ने, सो नो डाउट ये कॉमन सेंस की बात है कि वो बहुत जो है इंटेलिजेंट, ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बट उसकी लॉजिकल रीजनिंग, उसको उसके सामाजिक जो है तत्वों को समझने की जो वो है साक्षरता है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन वो काम किसके अंडर करते हैं? अनपढ़ पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर। तो वो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर आ जाता है। रेड टेपिज्म क्या होती है? फाइलें बन के रख जाती हैं। अब जैसे बहुत कॉमन इंसिडेंट, अगर आप सबके साथ, आप में से किसी के साथ हुआ हो, पासपोर्ट के साथ ये चीजें बहुत होती हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के पास जैसे ही आपकी फाइल जाती है, या तो फाइल वहां रिजेक्ट कर दी जाती है या फाइल होल्ड कर दी जाती है। तो इस तरह के कुछ ना कुछ आप समझ रहे हैं डायरेक्टली मैं वहां कहां बात करने जा रहा हूं। तो वही चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा की जाती हैं कि फाइल्स बना बना के रख दी जाती हैं, बट उनका एक्चुअली कोई उपयोग या प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। रिसोर्स एलोकेशन जो है वो थोड़ी डिफेक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। अगर डिफेक्टिव ना होती तो इंडियन गवर्नमेंट तो खैर शुरू से ही अब तक डिफेक्टिव ही रही है, चाहे बीट कांग्रेस, चाहे वो बीजेपी हो, वो बिल्कुल भी उनकी जो एलोकेशन स्ट्रेटेजी है किसी भी चीज को लेकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। बट चाइना चाइना जैसे नेशन की बात करूं, हाँ वहां पर भी डिस्प्यूट्स हैं। वहां पर आप जाके देखेंगे, वहां की न्यूज सुनेंगे तो यू विल नो कि वहां पर भी बहुत डिस्प्यूट है। अभी तो इंटरनल वहां पर काफी जो है इंस्टेबिलिटी मची हुई है पॉलिटिकल। तो वही चीज ये यहाँ कह रहे हैं कि जो रिसोर्स एलोकेशन है वो कितनी भी प्रॉपर हो जाए, बट स्टिल वो 100% एफिशिएंटली नहीं यूज की जा सकती। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी पे आ जाते हैं, यानी मिली-जुली सरकार, जो हमारा भारत देश बहुत महान अपने उसको समझता है। तो वो चीज ना इधर का ना उधर का, बीच में अटका है महाराज। वो चीज यहाँ पर है कि भाई मार्केट और कैपिटलिस्ट भी है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है। जैसे टैक्सेस हो गए, स्पेंडिंग है, उनको कौन कंट्रोल करता है? तो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलाकर जो है यहाँ पर राज कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर बता दी गई है। सेंट्रलाइज इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर एंड मार्केट को एग्जिस्ट अंडर दिस सिस्टम। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, आपके लिए एक टास्क है। आप मुझे ढूंढ के बताइएगा एक चीज कि कितनी डेवलप्ड नेशन ऐसे हैं जो कैपिटलिस्ट हैं, कितने डेवलप्ड नेशंस ऐसे हैं जो सोशलिस्ट हैं, और कितने डेवलप्ड नेशन ऐसे हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये प्लीज मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं आपकी इन मामलों में क्या जो है राय है, ओपिनियंस है। The system of mixed economy integrates the good feature of capitalism as well as socialism to provide a practical platform for economic development। की यानी कि कैपिटलिस्ट के गुड फीचर्स उठा लिए, सोशलिस्ट के गुड फीचर्स उठा लिए, उनको मिक्स कर दिया ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। होता कुछ नहीं है। को एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये तो हम जब से कह रहे हैं मिक्स्ड का मतलब ही क्या है? ना इधर का ना उधर का, बीच में कहीं अटका पड़ा है। थोड़े अच्छे फीचर्स उसके हैं, थोड़े अच्छे फीचर्स उसके हैं, लेकिन बात सिर्फ अच्छाई की कर दी जाती है। ये नहीं देखते कि दोनों के अंदर जो बुराइयां थी वो भी साथ में यहां पर आ जाती हैं। एक्सिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, प्राइस मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, तो ये सब जो है गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेती हैं ये चीजें। जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं वो प्रोडक्शन करेंगे, कंज्यूमर की सेफ्टी गवर्नमेंट इंश्योर कर लेगी। तो दो तरफा यहां पर काम इस तरह से बना लिया जाता है। डुअल प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ मिक्स इकोनॉमी, यानी कि मार्केट मैकेनिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंट, यानी कि कुछ प्राइस हैं
जैसे गवर्नमेंट है, यहाँ पर ये कुछ पॉजिटिव फीचर्स उसमें बताए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट है जैसे आपको किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है, जिसको एमएसपी बोला जाता है। सिमिलरली गवर्नमेंट ही बहुत जगह पर इस तरह के जो है रेट फिक्सेशन या प्राइस सीलिंग उसको बोलते हैं, वो फिक्स कर देती है कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है, डिपेंडिंग कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, या वो कंज्यूमर गुड है या वो एक लग्जरी गुड है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल गोल्ड, तो गोल्ड का जो प्राइस है उसको फिक्स करने के अंदर बहुत सारे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो है अंडरलाइन उसके हैं, वो डिटरमाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी इन चीजों में रहता है, वो प्राइस को सील करती है। जैसे कि पेट्रोलियम का प्राइस है, आप देखते हैं पेट्रोलियम के तो आए दिन जो है कोई ना कोई नखरे खड़े हो जाते हैं। वो क्या है, वो भी प्राइस सीलिंग है कि भाई एक सर्टेन बार फिक्स कर रखी है, इससे ऊपर जो है प्राइस अगर क्रॉस करना कोशिश करेगा, ये ट्रेंड जो लाइन है वो उससे ऊपर जारी होगी, तो उसके अंदर इमीडिएट कोई ना कोई या तो टैक्स रिडक्शन की जाएगी या कुछ ना कुछ करके वो प्राइस को फिर से करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी प्रॉफिट कमा लेंगे, गवर्नमेंट भी टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर लेगी, लोगों को भी सस्ता जो है चीपर प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो सब जो है इस तरह से लेबर प्रोटेक्शन है, अपना लेबर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, लेबर वेलफेयर एक्ट भी है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर बना के रखी हुई हैं। मेरिट्स दे रखे हैं, बेनिफिट ऑफ बोथ सेक्टर है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम है, प्राइस मैकेनिज्म की सुप्रीमेसी है, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है हो गई हैं। तो आज जो है ये हमने अपना चैप्टर पूरा करा है सक्सेसफुली। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस चैप्टर को जो है एक बार खुद से रीड कर लेंगे। बस तीन ही चीजें हैं, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है और मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। किस चीज की ओनरशिप, नेशनल रिसोर्सेज की या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं, प्राइस मैकेनिज्म भी वही डिसाइड करते हैं। सोशलिस्ट बिल्कुल कैपिटलिस्ट का उल्टा हो जाता है, जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो किसके हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट या पब्लिक के हाथ में होते हैं। सिमिलरली तीसरा आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि दोनों ही, उसके अंदर कुछ जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। तो मिलजुल कर वहां पर काम किया जाता है। बस तीन चीजें हैं, ये आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। तो मैं आशा करता हूं आप रिवाइज करेंगे, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितनी डेवलप्ड नेशंस ऐसी हैं जो कैपिटलिस्ट नेचर की हैं, और कितनी डेवलप्ड ऐसी हैं जो सोशलिस्ट नेचर की हैं, और कितनी डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी की हैं भी या नहीं है। ये जरूर बताना, क्योंकि मैं आपको यही चाहता हूं कि आप ये सोचें कि क्या मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो एक्चुअली बेनिफिशियल है भी, या सिर्फ एक ये जो है स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए बना रखा है। तो ये चीज जो है आप खुद से सोचेंगे तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के अंदर कल सुबह मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर। अब तब तक के लिए इन चीजों को रिवाइज कीजिए, मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं जो अपना एक फीडबैक फॉर्म है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा है या चाहते हैं वो मैं कवर करवा दूं, तो वहां पर मेंशन कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।